स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम किडनी की जो बारीक नलिकाएं हैं मतलब रीनल ट्यूब्यूल्स, उनकी कुछ खास दिक्कतों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन अलग अलग ट्यूब्यूलर डिफेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझाती है। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि इन सिंड्रोम्स के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समझें कि भाई ट्यूब्यूल में असल में गड़बड़ कहाँ है, क्या है, शरीर पर उसका असर क्या पड़ता है और ये होता क्यों है। चलिए इसको खोलते हैं जरा। तो सबसे पहले फैनकोनी सिंड्रोम से शुरू करते हैं। जो जानकारी है वो बताती है कि ये किडनी का जो पहला हिस्सा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, वहां की एक बड़ी प्रॉब्लम है। चीजें ठीक से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाती जी। इसे एक तरह का जनरलाइज्ड रीएब्जॉर्प्शन डिफेक्ट कहा गया है। मतलब कई जरूरी चीजें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब यूरिन में निकल जाती हैं। बिल्कुल। इसको ऐसे देखिए कि पीसीटी जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही कुशल रिसाइकलिंग सेंटर है, जो खून से छनकर आई कीमती चीजों को वापस लेता है। अच्छा। फैनकोनी सिंड्रोम में वो सेंटर ही ठीक से काम नहीं कर रहा। तो नतीजा ये होता है कि सिर्फ वेस्ट नहीं, बल्कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड जैसे पोषक तत्व और बाइकार्बोनेट जैसे जरूरी बफर भी यूरिन में बह जाते हैं। और जाहिर है जब बाइकार्बोनेट जैसा बेस शरीर से निकलेगा तो एसिडोसिस तो होगा ही। हाँ बिल्कुल, खासकर प्रॉक्सिमल आरटीए मतलब टाइप 2 आरटीए, क्योंकि बाइकार्बोनेट का जो मेन रीअब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में ही होता है। और इसके अलावा फॉस्फेट की कमी मतलब हाइपोफॉस्फेटीमिया और पोटेशियम की कमी हाइपोकेलीमिया, ये भी काफ़ी कॉमन है। असल में पीसीटी से जो कुछ भी वापस जाना चाहिए, लगभग हर चीज़ के लॉस का खतरा रहता है इसमें। ये दिक्कत आती क्यों है? मतलब क्या ये पैदाइशी होती है? ये वंशानुगत हो सकती है, जैसे कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, विल्सन डिजीज या टाइरोसिनेमिया, उनके साथ जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये बाद में भी हो सकती है। कुछ दवाएं हैं जो इसे ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कीमोथेरेपी की दवाएं, इफोस्फामाइड और सिस्प्लेटिन, एंटीवायरल टेनोफोवेर और यहाँ तक कि एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन भी। एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन भी, ओके। जी। और मल्टीपल माइलोमा जैसी बीमारियां या लेड पॉइजनिंग भी इसके कारण बन सकते हैं। और इसके नतीजे भी फिर काफी गंभीर हो सकते हैं, खासकर बच्चों में। हाँ, क्योंकि देखिए फॉस्फेट हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, और जब वो लगातार निकलता रहेगा तो बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, मतलब विकास ठीक से नहीं होगा। हाँ, और रिकेट्स या ऑस्टियोपीनिया जैसी हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। साथ ही पीसीटी पानी के रीएब्जॉर्प्शन में भी बहुत अहम है, इसलिए बॉडी में फ्लूइड की कमी यानी वॉल्यूम डिप्लेशन भी हो सकता है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ और हाइड्रेशन से भी जुड़ी है। तो फैनकोनी में तो पीसीटी में लगभग सब कुछ ही बह रहा है। अच्छा, अगर हम ट्यूब्यूल में थोड़ा और आगे चलें, लूप ऑफ हेनले की तरफ, वो भी थिक असेंडिंग लिम्ब, तो वहां क्या अलग होता है? यहाँ बार्टर सिंड्रोम का जिक्र है। हाँ, बार्टर सिंड्रोम, इसकी प्रॉब्लम है लूप ऑफ हेनले के उस हिस्से में जो नमक यानी NaCl और पोटेशियम को वापस खून में भेजने में माहिर है। अच्छा। यहाँ एक खास ट्रांसपोर्टर होता है, Na+K+2Cl- को ट्रांसपोर्टर। बार्टर सिंड्रोम में इसी ट्रांसपोर्टर में गड़बड़ी होती है। और इस एक ट्रांसपोर्टर के खराब होने से क्या बड़े असर दिखते हैं? इसके काम न करने से शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है, हाइपोकेलीमिया, साथ ही बॉडी का एसिड बेस बैलेंस बिगड़ता है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, मतलब शरीर ज्यादा एल्कलाइन हो जाता है। और एक और खास बात है, हाइपरकैल्सियूरिया यानी यूरिन में कैल्शियम का ज्यादा निकलना। ये कंडीशन आमतौर पर ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, मतलब बच्चे को माँ बाप दोनों से डिफेक्टिव जीन मिलने पर ही होती है। एक दिलचस्प बात जो सोर्स में लिखी है वो ये कि इसके लक्षण उन लोगों जैसे हो सकते हैं जो लंबे टाइम से लूप डायूरेटिक्स ले रहे हों, फ्यूरोसेमाइड्स जैसी दवाएं। क्या ये दवाएं भी इसी ट्रांसपोर्टर पे काम करती हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लूप डायूरेटिक्स ठीक इसी Na+K+2Cl- को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करके काम करती हैं। अच्छा। इसीलिए अगर कोई लंबे समय तक इन्हें इस्तेमाल करे तो वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं जैसे बार्टर सिंड्रोम में होते हैं। हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये एक बहुत जरूरी क्लिनिकल कनेक्शन है। ओके, तो लूप ऑफ हेनले के बाद ट्यूब्यूल का अगला हिस्सा आता है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी DCT। यहाँ गिटेलमैन सिंड्रोम की बात है, जिसे बार्टर जैसा ही बताया गया है पर कुछ फर्क के साथ। जी, गिटेलमैन सिंड्रोम में DCT में जो NaCl को ट्रांसपोर्टर होता है उसमें डिफेक्ट होता है। इसके असर भी बार्टर जैसे ही हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और हाइपोकैलेमिया। लेकिन यहाँ दो मेन फर्क हैं जो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, गिटेलमैन में हाइपोमैग्नीसियमिया होता है,
यानी मैग्नीशियम की कमी, जो बार्टर में आमतौर पे नहीं होती। अच्छा, मैग्नीशियम की कमी। और दूसरा, बार्टर में यूरिन में कैल्शियम ज्यादा निकलता है, हाइपरकैल्सियूरिया, जबकि गिटलमैन में कम निकलता है, हाइपोकैल्सियूरिया। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का फर्क ही शायद इन दोनों को पहचानने में सबसे बड़ा क्लू है ना? निश्चित रूप से ये लैब फाइंडिंग्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करती हैं। गिटलमैन भी बार्टर की तरह ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन जैसा सोर्स में बताया है, ये आम तौर पर बार्टर से कम सीवियर होता है। इसके लक्षण भी जिंदगी में बाद में सामने आ सकते हैं। और यहाँ भी एक दवा के ग्रुप से तुलना की गई है, थायाजाइड डायूरेटिक्स। क्या ये डीसीटी वाले ट्रांसपोर्टर पर एक्ट करती हैं? हाँ, थायाजाइड डायूरेटिक्स ठीक उसी NaCl को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती हैं जो गिटलमैन सिंड्रोम में डिफेक्टिव होता है। ओके। इसलिए लंबे समय तक थायाजाइड लेने वालों में भी गिटलमैन जैसे लक्षण दिख सकते हैं, हाइपोकेलीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और हाइपोकैल्सियूरिया। ये फिर से दिखाता है कि कैसे ये रेयर जेनेटिक सिंड्रोम हमें दवाओं के एक्शन को भी बेहतर समझने में मदद करते हैं। अभी तक हमने जिन सिंड्रोम्स की बात की, फैनकोनी, बार्टर, गिटलमैन, उनमें ट्यूब्यूल के ट्रांसपोर्टर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, मतलब लॉस ऑफ फंक्शन था। लेकिन अब बात करते हैं लिडल सिंड्रोम की, जहां मामला उल्टा है। इसे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कहा गया है। ये क्या है? गेन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। लिडल सिंड्रोम में ट्यूब्यूल के आखिरी हिस्से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जो सोडियम चैनल होते हैं, ENAC, वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ENAC चैनल? हाँ, एपिथेलियल सोडियम चैनल। नॉर्मली इन चैनल्स को बॉडी जरूरत ना होने पर हटा देती है, डिग्रेड कर देती है, लेकिन लिडल सिंड्रोम में ये डिग्रेडेशन प्रोसेस ही ठीक से नहीं हो पाता। तो मतलब चैनल हमेशा ऑन मोड में रहता है, जैसे नल खुला रह गया और पानी या यहाँ सोडियम लगातार अंदर आता रहे, चाहे जरूरत हो या ना हो। बिल्कुल सही समझा आपने। इसी लगातार और बढ़े हुए सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के कारण बॉडी में नमक और पानी जमा होता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन, और अक्सर कम उम्र में ही हो जाता है। बिल्कुल। इसके साथ ही सोडियम के ज्यादा अंदर आने के बदले में पोटेशियम बाहर निकलता है, जिससे हाइपोकैलीमिया होता है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होता है। यहाँ एक बहुत खास बात बताई गई है कि एल्डोस्टेरोन का लेवल बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, क्योंकि हाई BP और लो पोटेशियम तो अक्सर हाई एल्डोस्टेरोन में मिलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट